अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम क्लास 11 का सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मैथमेटिकल मेथड्स। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में हम जो कुछ भी कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं वो तमाम कंसेप्ट्स थ्रू आउट फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज के इस लेक्चर को। पहला लेक्चर जो है तो मैथमेटिकल मेथड्स का। ओके, देखिए हमने लास्ट टाइम देखा था फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मीनिंग। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, यानी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी जो स्टडी है उसी को हम फिज़िक्स कहते हैं। ओके, उर्दू में हम इन्हें तबई मिक़दारें कहते हैं, यानी तबई मिक़दारों का जो मुताला है तो वो फिज़िक्स कहलाता है। तो स्टडी ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ इज़ फिज़िक्स। अब यहाँ एक चीज़ सवाल ये आएगा कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिज़िकल क्वांटिटी को हम लोगों ने इस तरीके से डिफ़ाइन करे थे कि एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। ओके, यानी हर वो चीज़ जिसका आप मेजरमेंट कर सकते हो वो फिज़िकल क्वांटिटी है, यानी जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है। ओके, जब आप उसका मेजरमेंट करते हैं, जिस चीज़ का आप मेजरमेंट करते हैं तो वो फिज़िकल क्वांटिटी। जैसे आप लेंथ का मेजरमेंट कर सकते हो, आप मास का मेजरमेंट कर सकते हो, आप टाइम का कर सकते हो। यानी दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका क्या हम मेजरमेंट किया जा सकता है। तो जिसका मेजरमेंट करेंगे वो फिज़िकल क्वांटिटी। अब एक आखिरी चीज़ आप ध्यान में रखोगे, जब आप किसी चीज़ का मेजरमेंट करोगे तो फिर उसकी कोई ना कोई कीमत आपको मिलेगी, कोई ना कोई आपको वैल्यू मिलेगी। ओके, यानी हर फिज़िकल क्वांटिटी की कोई ना कोई वैल्यू होती है। ये जो वैल्यू है इसको अब हम लोग मैग्नीट्यूड कहेंगे। ओके, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसकी कीमत, उस फिज़िकल क्वांटिटी की कीमत या उस फिज़िकल क्वांटिटी की वैल्यू, और वो मैग्नीट्यूड कहलाती है। ओके, तो यहाँ पर इतने डिस्कशन से हमको एक चीज़ समझ में आई कि फिज़िकल क्वांटिटी, दुनिया में जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटी होती है उन तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की कोई ना कोई मैग्नीट्यूड ज़रूर होती है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये इतना कंसेप्ट जो है वो ध्यान में आ गया होगा। तो एनी फिज़िकल क्वांटिटी हैज़ मैग्नीट्यूड, हर फिज़िकल क्वांटिटी की कोई ना कोई मैग्नीट्यूड यानी ज़रूरी होती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कुछ और एस्पेक्ट्स जो हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में और क्या क्या ख़ास बात होती है। तो देखिए मैं शुरुआत करता हूँ एक एग्ज़ाम्पल से। मान लो कि यहाँ पर किसी जगह पर हमने पॉइंट ए लिया और इस पॉइंट ए में से कोई पार्टिकल जो है वो यहाँ से निकला और निकल कर वो पार्टिकल यहाँ से अलग अलग जगहों से हरकत करते हुए आगे बढ़ गया। तो मैं उसको ये इस तरीके से बता देता हूँ कि मान लो वो पार्टिकल इस तरीके से हरकत करते करते पॉइंट बी पर पहुँचा। ओके, वो स्टार्ट हुआ था पॉइंट ए से और वो पहुँचा पॉइंट बी पर। ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जिस रास्ते से ये पार्टिकल आगे बढ़ा है हम उस पर जैसे जैसे वो पार्टिकल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम उसके ऊपर एरोज लगाते जाएंगे। ओके, तो चलो देखते हैं। पॉइंट ए से निकलने के बाद वो पहले इधर गया, फिर ऐसे गया, फिर इधर, फिर ऐसे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इस तरफ, फिर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, ऐसे यहाँ पर इस तरह से इधर, और फिर अल्टीमेटली वो यहाँ पहुँचा। ओके, तो अब आप एक चीज़ देखिए कि ये जो फिगर आपको नज़र आ रही है, इस फिगर में पॉइंट ए जो है ये आपका मतलब उस पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट है, और पॉइंट बी जो है तो ये उसका एंड पॉइंट है या टर्मिनेटिंग पॉइंट है। यहाँ पर वो ख़त्म हो गया पॉइंट बी पर। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि उस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप यहाँ से उसका डिस्टेंस गिनते चले जाएंगे। अब ये पूरा जो कुछ भी आप गिन रहे हो तो ये टोटली जो है इस चीज़ को हम लोग एक नाम दे देंगे, वो नाम रहेगा डिस्टेंस। एक्चुअली आप उसकी लंबाई गिन रहे हो। ओके, आप लेंथ गिन रहे हो कि उसने कितनी लेंथ कवर की है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जाने के लिए।
तो ये जो चीज़ है हम इसको डिस्टेंस का नाम दे देंगे। आप लोग एक चीज़ देखो कि ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के अंदर बार बार उसकी डायरेक्शन बदल रही है। जैसे पहले वो ये डायरेक्शन में गया, फिर ऐसे पलटा, फिर इधर गया, हर जगह पर उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज है। तो डिस्टेंस के टाइम पर, यानी जब हमने इस पार्टिकल का पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जब हमने डिस्टेंस देखा ये वाला, तो हमने यहां पर डायरेक्शन को इग्नोर किया, हमने डायरेक्शन को देखा ही नहीं, क्योंकि डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही थी। ओके, लेकिन अब अगर हम उसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को डायरेक्टली अगर कनेक्ट कर दें, जैसे मैं यहां पर मान लो कि इन दो लोगों को ऐसे डायरेक्टली कनेक्ट कर दूं अगर, तो अब मेरे पास यहां पर एक लाइन बनेगी, और वो जो लाइन बनेगी उसके ऊपर मैं अगर डायरेक्शन अगर उसकी बताना चाहूं कि वो पार्टिकल पहले कहां था और अब कहां पर है, तो मुझे एरो ऐसा लगाना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं यहां पे एरो लगाऊंगा तो एक स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस मेरे को मिलेगा पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, और सिर्फ डिस्टेंस ही नहीं मिलेगा बल्कि साथ में मेरे को डायरेक्शन भी मिलेगी, एक सिंपल एक सीधी डायरेक्शन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ये वाला जो चीज यहां पर जो हमको मिली पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, ये भी लेंथ है, मगर ये ऐसी लेंथ है जिसके अंदर डायरेक्शन भी है। ओके, आप लोग देखो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक ये वाली जो लेंथ है जिसको हमने डिस्टेंस कहा था, इसके अंदर डायरेक्शन बदल रही थी, जगह पर हर जगह पर डायरेक्शन चेंज हो रही थी। लेकिन ये वाली जो लेंथ है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, ये लेंथ भी एक तरह का डिस्टेंस है, लेकिन इसके अंदर डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, इसके अंदर डायरेक्शन है, यानी इसके अंदर एक डायरेक्शन है और वो डायरेक्शन बदल नहीं रही है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लेंथ को कोई दूसरा नाम देना पड़ेगा। तो ये वाली जो लेंथ है मैं इसका एक नया नाम रख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अब आप एक चीज देखो, इस पूरी पिक्चर के अंदर मैंने जिस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया वो है लेंथ। ओके, मैंने लेंथ को दो अलग अलग स्टाइल में गिना। मैंने लेंथ को पहले यहां से उसका जो एक्चुअल जो पाथ था, आप लोग याद रखना ये जो है ये उसका क्या है, एक्चुअल रास्ता है, एक्चुअल पाथ है। तो एक्चुअल पाथ जिस पाथ से वो गया था उसके ऊपर मैंने उसका टोटल जो लेंथ है वो गिनता चला गया, उसका मेजरमेंट किया, उसको हमने नाम रख दिया डिस्टेंस। और जब हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिए, तो जो चीज हमको मिली एक लीनियर डायरेक्शन के अंदर, एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के अंदर, हमने उसका नाम रख दिया डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस जो है इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, डिस्टेंस जो था तो उसके अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं हुई, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही थी। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट का मामला आया तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन जो थी वो कंपलसरी थी। ओके, उसके अंदर डायरेक्शन जो है वो डेफिनेटली आई, क्योंकि वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन थी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर हम बात करें तो दुनिया में दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके अंदर डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं होता, जिनके अंदर डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, डायरेक्शन होती ही नहीं है उनके अंदर। और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ओके, तो अब आप लोग एक चीज देखिए, ये पूरी एग्जाम्पल से जो चीज मैं समझाना चाह रहा था या जो चीज मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो ये है कि अभी तक हमने फिजिकल क्वांटिटी का जो डिस्कशन किया, हमने देखे कि फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनके अंदर नंबर वन उनकी वैल्यू होती है। वैल्यू को हम लोगों ने नाम दिया था मैग्नीट्यूड। मतलब दुनिया की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप लो उसकी मैग्नीट्यूड होती है। और अब हमने एक और चीज देखे, और वो चीज के बारे में हमने देखे डायरेक्शन। लेकिन हमको पता चला कि डायरेक्शन की दो पॉसिबिलिटीज है। ओके, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में डायरेक्शन होती है और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर डायरेक्शन नहीं होती। जैसे अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल आपको बताया था समझाने के लिए, तो डिस्टेंस जो था तो उसके अंदर फिजिकल उसमें डायरेक्शन नहीं थी। लेकिन जब हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन थी। तो टोटल मिलाकर क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। पहली टाइप की फिजिकल क्वांटिटी वो होंगी जिनमें मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी, और दूसरे तरह की फिजिकल क्वांटिटी वो होंगी जिनके अंदर मैग्नीट्यूड तो होगी लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी। ओके, तो अब आप यहां पे याद रखिए कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ में
डायरेक्शन होती है उनको हम लोग कहते हैं वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटीज। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन नहीं होती, यानी मैग्नीट्यूड तो होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, उनको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज या स्केलर्स। ओके, तो टोटल मिलाकर दुनिया में फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनको दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ओके, चलिए मैं अभी तक मैंने जो कुछ भी आपको एक्सप्लेन किया उसको मैं एक छोटे से एक ट्री डायग्राम के तौर पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली चीज हमने देखी कि फिजिकल क्वांटिटीज, हमने फिजिकल क्वांटिटीज को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहला ग्रुप स्केलर क्वांटिटी, दूसरा ग्रुप वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर्स। ओके, अब इन दोनों में खास बात क्या है? सबसे पहली चीज, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो स्केलर्स में मैग्नीट्यूड है, वेक्टर्स में भी मैग्नीट्यूड है, मतलब दोनों के अंदर मैग्नीट्यूड कंपलसरी है। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन की। अगर हम डायरेक्शंस की बात करेंगे तो स्केलर में डायरेक्शन नहीं है लेकिन वेक्टर्स में डायरेक्शन है। तो बस ये अगर आपने इतना ट्री डायग्राम अगर आप अपने दिमाग में अगर बना लेते हैं, ओके, तो बस यूं समझ लो कि आपको पूरी कहानी जो है फिजिकल क्वांटिटीज की वो समझ में आ जाएगी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर्स हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और उनमें डायरेक्शन नहीं है। ओके, मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। और वेक्टर क्वांटिटीज वो हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ओके, तो ये था मामला फिजिकल क्वांटिटीज को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने का। अब यहां पर सवाल यह आएगा कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके अंदर जिनको हम ये दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं पहले इन लोगों की बात कर लेता हूं। आप लोग देखो, स्केलर क्वांटिटीज के अंदर सबसे जो बेस्ट एग्जांपल जो है वो है डिस्टेंस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले एक्सप्लेन करके, डिस्टेंस एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर हम डायरेक्शन को कभी नहीं देखते, मतलब डायरेक्शन को हम निग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है इसी का दूसरा नाम हम यहाँ पे लेंथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम जब भी किसी चीज की लेंथ गिनते हैं, लंबाई गिनते हैं, तो उसकी जो लंबाई या जो लेंथ होती है तो वो कोई डायरेक्शन में नहीं होती। ओके, इसी तरह से नंबर 2 पर आप लोग मास के बारे में कह सकते हो। मास का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी किसी चीज के अंदर कितना मादा, कितना मैटर उसके अंदर है, उसको मास कहेंगे। और जाहिर है उसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे टाइम की, तो टाइम भी एक ऐसी चीज है, वक्त एक ऐसी चीज है जो जिसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि टाइम जो है वो भी डायरेक्शन लेस होता है, उसके अंदर कोई डायरेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। बराबर है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, तो आप लोग देखो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इसलिए स्केलर क्वांटिटी होगी क्योंकि जिस तार में इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है उस तार की डायरेक्शन अगर पलटा दिए, उसको अगर मोड़ दिए तो वो करंट भी मुड़ जाता, वो करंट भी पलट जाता। लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है और वेक्टर क्यों नहीं है, तो इसको हम आगे चलकर जब हम वेक्टर्स के डिटेल्स में जाएंगे तो उस वक्त मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि रियल में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेक्टर क्यों नहीं होता है। ओके, चलो ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स आप ध्यान में रखो। इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है। ओके, ये सब के सब स्केलर क्वांटिटीज हैं। अब सवाल आएगा कि वेक्टर्स कौन कौन लोग हैं। तो सबसे पहले वेक्टर के अंदर सबसे पहला वेक्टर आप याद रखो वो है डिस्प्लेसमेंट। ओके, उर्दू में हम इसे हटाव कहेंगे, इसको फासला कहेंगे और उसको हटाव कहेंगे। मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस कवर्ड इन वन डायरेक्शन, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो डिस्टेंस कवर होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और वो हमेशा मिनिमम वैल्यू वाला होता है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक वेक्टर है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर हम बात कर सकते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी जो है, जिसको उर्दू में हम रफ्तार कहते हैं, तो वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरीके से एक्सेलरेशन। ओके, तो ये जो एक्सेलरेशन जो होता है तो ये भी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो उसको वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा फोर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है और वो एक वेक्टर है। ओके, इसी तरह से अगर आप यहाँ पर बात करें लीनियर मोमेंटम की, तो लीनियर मोमेंटम ये भी एक
वेक्टर क्वांटिटी है। इनके अलावा और भी बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, जैसे जैसे हमको आगे ज़रूरत पड़ती जाएगी हम उसको लिखते जाएंगे। ओके, तो फिलहाल अभी आप ये कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं, जो मैंने अभी आपके सामने लिखा हूँ, इनको आप ध्यान में रखो कि ये लोग स्केलर्स हैं और ये लोग वेक्टर्स हैं। ओके, अब मामला आएगा कि वेक्टर्स जो हैं, अब क्योंकि मेन हमको इस चैप्टर के अंदर जो हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो वेक्टर्स पे है, तो सवाल ये आएगा कि वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। अभी मैंने आपको बताया कि वेक्टर की एक एग्जांपल फोर्स है, और जाहिर है फोर्स का सिंबल जो है वो एफ होगा। ओके, अब सवाल ये है कि इसका जो सिंबल एफ है, ये सिंबल को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये स्केलर है या वेक्टर है, पता ही नहीं चलता कि ये स्केलर है या वेक्टर है। ओके, तो जब पता ही नहीं चलता तो हमको पता चलाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा एक नया आइडिया यूज करेंगे। हम इस एफ के ऊपर एक ऐसा बार लगा देंगे। ओके, अगर हमने एफ के ऊपर एक ऐसा आड़ा बार लगा दिए, या फिर हमने एफ लिया और एफ के ऊपर हमने यहां पर एक ऐसा एरो लगा दिए, तो जैसे हम उसके ऊपर बार या फिर एरो लगाएंगे, तो अब हम ये बोलेंगे कि ये जो क्वांटिटी है ये एक वेक्टर है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा कि जो भी उसका सिंबल है, उस सिंबल के ऊपर आप बार लगा दो। जैसे ही आप उस सिंबल के ऊपर बार लगाएंगे, वो समझ में आ जाएगा कि वो एक वेक्टर है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हम कुछ एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। फोर्स की एग्जांपल तो ऑलरेडी आपके सामने आ गई है। अब आप लोग देखो, अगर मान लो मुझे वेलोसिटी बताना है, तो मैं वेलोसिटी का सिंबल v लूंगा, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर है इसलिए मैं उसके ऊपर बार लगा दूंगा या फिर एरो लगा दूंगा। डिस्प्लेसमेंट, जिसको आमतौर पर हम लोग s लिखते हैं या फिर x भी लिख सकते हैं, तो s जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी एक वेक्टर है, इसलिए उसके ऊपर भी हम लोग एरो या बार लगा देंगे। ओके, लेकिन अब आप एक चीज ध्यान में रखो, जैसे टाइम का जो सिंबल है वो t है, मगर हम उसके ऊपर बार नहीं लगा सकते क्योंकि टाइम जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर नहीं है। तो जो वेक्टर नहीं होगा उसका सिंबल सादा रहेगा, उसके ऊपर कोई बार नहीं आएगा। सिर्फ बार उसी के ऊपर लगाना है जो वेक्टर है। जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर हम बार लगा देंगे या फिर एरो लगा देंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये नोटेशन जो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं, तो उनको नोट करने का तरीका क्या है, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। तो उनको नोट करने का तरीका क्या है, उनका वही वाला एज यूजुअल सिंबल लेंगे जो हम यूज करते हैं, सिर्फ उसके ऊपर बार लगा देंगे या एरो लगा देंगे। ओके, तो ये हो गया वेक्टर नोटेशन। अब सवाल ये आएगा कि हम वेक्टर से को समझेंगे कैसे, मतलब वेक्टर एक्चुअली होता क्या है, उसको हम ज्योमेट्रिकली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का क्या हो सकता है। तो चलो इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा समझो कि मान लो यहां पर एक पॉइंट P है। ओके, और इस P पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स एक्ट हुई है जिसकी वैल्यू है 5 न्यूटन। ओके, अब आप ऐसा इमेजिन करो कि ये वही वाला पॉइंट P है और अब इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स एक्ट हुई है इसी डायरेक्शन के अंदर। तो अगर आपको 10 न्यूटन फोर्स बताना हो तो आप उसको इतना वेक्ट ऐसा नहीं बता सकते, क्योंकि अगर आप उसको ऐसा बताओगे तो आपको ऑटोमेटिक ये ध्यान में आएगा कि यार इसकी लेंथ और इसकी लेंथ तो सेम दिख रही है, बराबर है। ये 5 न्यूटन का है तो ये 10 न्यूटन का नहीं हो सकता। यानी बिल्कुल लॉजिकल एकदम आसान सा कंसेप्ट है। हमको अगर 5 न्यूटन वाली फोर्स अगर इतनी बड़ी बताना है तो नेचुरली हम क्या करेंगे, अगर हमको 10 न्यूटन वाली फोर्स बताना है तो हम क्या करेंगे, इससे डबल ले लेंगे। ओके, इससे डबल वाली लेंथ हम ले लेंगे और हम यहां लिख देंगे ये 10 न्यूटन है। ओके, बिल्कुल इसी तरह से मान लो कि ये वही वाला पॉइंट P है और आपको ये बोला जाए कि उसके ऊपर 15 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको ये इतना बड़ा ले लेंगे, यानी ये वाली लेंथ से ट्रिपल 3 गुना ले लेंगे उसको, और हम बात कर देंगे कि ये जो है ये 15 न्यूटन फोर्स है एक डायरेक्शन के अंदर। ओके, तो क्या चीज समझ में आ रही है,
यहां पर एक खास बात जो मैंने बोला वो ये थी कि हर बार डायरेक्शन मैंने बताया कि ये फोर्स की डायरेक्शन सेम लेना है, तो सेम डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट वाली डायरेक्शन में बताना है। तो 5 न्यूटन ऐसे बताओगे, 10 न्यूटन ऐसे बताएंगे, 15 न्यूटन ऐसे बताएंगे। आप लोग एक चीज देखो, हर बार ये हो रहा है कि डायरेक्शन तो सेम है ये तीनों फोर्सेस की, लेकिन मैग्नीट्यूड बदल रही है। और मैग्नीट्यूड बदलने के साथ साथ उसको रिप्रेजेंट, उस मैग्नीट्यूड को बताने के लिए हमने लेंथ को चेंज किया। 5 न्यूटन को हमने थोड़ा सा बताया, छोटा सा एकदम, 10 न्यूटन को उससे डबल बता दिए, 15 न्यूटन को उससे ट्रिपल बता दिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर बताना हो तो मैग्नीट्यूड को हम लेंथ से बताएंगे। ओके, काय की लेंथ से? तो लेंथ ऑफ लाइन, हम जो लाइन बताएंगे, जो ज्योमेट्रिकल लाइन हम बताने वाले हैं उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए, तो हम उसकी लेंथ जो है वो प्रोपोर्शनेट लेंगे मैग्नीट्यूड से, या फिर यूं समझ लो कि मैग्नीट्यूड जो है वो रिप्रेजेंट होगा लेंथ से। और अभी क्योंकि हमने देखा था कि उसके अंदर डायरेक्शन भी कंपलसरी है, तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे? तो डायरेक्शन बता देंगे एरो से। ये जो तीर का निशान लगा हुआ है, एरो जो लगा हुआ है, तो एरो जो है वो हमको डायरेक्शन बताएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ ऑफ द लाइन एंड डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरो। ओके, यानी अगर आपको उस वेक्टर क्वांटिटी की कीमत या कद्र, मैग्नीट्यूड जो है उसके लिए उर्दू में प्रॉपर वर्ड कद्र होती है। ओके, तो जो कद्र होगी, जो मैग्नीट्यूड होगी, वो हम लेंथ से बताएंगे। हम उस वो जो लाइन हम बनाने वाले हैं उसकी लंबाई से हम लोग लेंगे, और उस पर लगा हुआ जो तीर का निशान है, जो एरो है, तो वो हमको डायरेक्शन बताएगा। ओके, चलो, मुझे उम्मीद है आपको शायद इस एग्जाम्पल के साथ में ये डिस्क्रिप्शन जो है वो समझ में आ गया होगा कि किसी भी वेक्टर को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो लाइन जो है वो लाइन किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होगी, जैसे यहां से वो स्टार्ट होगी और वो किसी एक डायरेक्शन में चली जाएगी और उस पर एरो लग जाएगा। और इस एरो के अंदर सबसे खास बात ये रहेगी, इस लाइन में एक खास बात ये रहेगी कि यहां से लेकर यहां तक ये जो लेंथ है, तो ये एक्चुअली उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और उसमें लगा हुआ जो एरो है तो वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब वेक्टर क्वांटिटी का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऐसा होता है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक एरो वाली लाइन के जरिए किया जाता है। ओके, ये यहां तक आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब मान लो कि हम थोड़ी देर के लिए यहां पर जो ज्योग्राफिकल मैप्स जो होते हैं उनमें जो डायरेक्शन दिखाने का जो तरीका होता है, तो वो डायरेक्शंस वाला तरीका हम यूज कर लेते थोड़ी देर के लिए। ओके, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ज्योमेट्रिकल जो मैप्स होते हैं, ज्योग्राफिकल जो मैप्स होते हैं, उसमें एरो इस तरह से लगा होता और यहां पर एक ऐसा क्रॉस बना हुआ रहता। ओके, इस निशान का, यानी ये जो सिंबल है, इसका मतलब होता है कि ये डायरेक्शन जो है नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ साउथ, इधर वाली जो है ये ईस्ट है, और इधर वाली जो डायरेक्शन है वो वेस्ट है। ओके, तो थोड़ी देर के लिए हम पहले ये 4 डायरेक्शंस को ले लेते हैं। यानी क्योंकि डायरेक्शन बोलते बराबर, डायरेक्शन मतलब उर्दू में जिसको हम सिमत कहते हैं या हिंदी में दिशाएं कहते हैं, तो आमतौर पर ये 4 ही दिशाएं हमको समझ में आती है। ये 4 डायरेक्शन हमारे दिमाग में आती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, तो अब आप एक चीज देखो कि मान लो इस जगह पर एक पार्टिकल है और आपको यह बोला जाए कि यह पार्टिकल ईस्ट डायरेक्शन में 4 किलोमीटर तक गया, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ऐसी सीधी एक लाइन ड्रॉ करूंगा, यहां लिख दूंगा 4 किलोमीटर। फिर इसके बाद यह बोला गया कि वो जहां पर पहुंचा वहां से वो साउथ की डायरेक्शन में चला गया और उसने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो यहां से निकलकर मान लो कि वो 5 किलोमीटर ऐसे चला गया। ओके, तो अब आप बताओ कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अगर आपसे डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा वो यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, आप बोलेंगे 4 + 5 = 9 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो अब आपका प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके, क्यों प्रॉब्लम आ जाएगा? उसका रीजन ये है कि डिस्टेंस
गिनते टाइम पर आपको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं था। जब आपने डिस्टेंस गिने आप सीधे इस डायरेक्शन में चले गए, बाद में फिर आप साउथ डायरेक्शन में चले गए। ओके, आपने डायरेक्शन की कोई परवाह नहीं किए, आप डायरेक्शन को आपने सिंपल जो लेंथ थी उसको गिनते चले गए, 4 + 5 = 9 आ गया। अब सवाल आएगा कि डिस्प्लेसमेंट कैसे लोगे, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि वो इनिशियल कहाँ था, फाइनल कहाँ है। वो इनिशियल यहाँ पर था स्टार्टिंग पॉइंट, वो फाइनली यहाँ पर है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट लेना है तो आपको यहां से सीधी एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो चीज यहां पर कवर हुई है, ये है डिस्प्लेसमेंट। ओके, और अब इस डिस्प्लेसमेंट को मालूम करने के हमारे पास अलग अलग तरीके रहेंगे। मतलब हम आगे जब इस चैप्टर में आगे प्रोग्रेस करेंगे तो उस वक्त हम इसको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप इसका आंसर दे सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रिंसिपल। क्योंकि आप देखो यहाँ का ये एंगल 90 का है, और अगर ये एंगल 90 का है तो फिर ये हाइपोटेनियस बन गया। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसका नाम x रख दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी √4² + 5²। इस तरीके से आप उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू बता सकते हो। ओके, लेकिन इसका आंसर डेफिनेटली 9 नहीं आने वाला है, वो 9 से काफ़ी छोटा आएगा। ओके, तो ये कंसेप्ट था। मतलब इस तरीके से हम डायरेक्शंस की वजह से फिजिकल क्वांटिटीज जो है उनकी वैल्यू बदल जाती है, उनको ऐड करने के तरीके जो हैं वो बदल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है इसके बाद आगे भी देखने वाले हैं। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा बहुत ये जो डिस्कशन है डायरेक्शन को इन्वॉल्व करने वाला, ये समझ में आया होगा। ओके, चलिए अब हम इसी चीज़ को थोड़ा सा और ज़्यादा समझने की जो है थोड़ी सी और कोशिश करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में जिसका नाम है a बार। ओके, मैं अभी फिलहाल उसको इस तरह से लिख दे रहा हूं, ठीक है। और एक दूसरा वेक्टर है वो ये डायरेक्शन में है, मान लो कि इसका नाम b बार है। तो इन दो वेक्टर्स को देखकर हम कुछ बातें डेफिनेटली कर सकते हैं। जैसे हम एक चीज ये बता सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के जैसे नहीं है, बराबर है। क्यों नहीं है, तो उसका रीजन हमको क्लियर कट दिख रहा है कि इसकी डायरेक्शन ऐसी जा रही है और इसकी डायरेक्शन ऐसी जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर्स जो है वो एक जैसे नहीं हो सकते हैं, और एक जैसे हो भी सकते हैं अगर वो एक ही जैसे, मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर हैं और उनकी लेंथ भी एक जैसी है तो वो एक जैसे वेक्टर होंगे। ओके, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जो हैं वो हम अभी देखेंगे आगे। लेकिन फिलहाल जो हमको ये इस पर्टिकुलर फिगर से जो चीज हमको समझ में आ रही है वो ये है कि वेक्टर्स मे बी सेम और दे मे बी डिफरेंट। मतलब वो एक जैसे भी हो सकते हैं और वो अलग अलग भी हो सकते हैं। ओके, तो ये था मामला वेक्टर्स की वो वाली डिटेल्स जो एटलीस्ट हमको जानना जो है वो ज़रूरी था। अब हम इस चीज़ को मतलब आज के इस लेक्चर को यहाँ रोक देते हैं, क्योंकि अब जो है और ज़्यादा इसको डिटेल में जाना फ़िलहाल इस लेक्चर की जो लेंथ है वो काफ़ी फिर बढ़ जाएगी। इसलिए आज के इस लेक्चर को यहीं रोक देते हैं। आज के इस लेक्चर में जो चीज़ें हमने देखे उसको बस एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले हमने देखे कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनके हमने दो ग्रुप्स बनाए, स्केलर्स और वेक्टर्स। ओके, और हमने ये देखा कि स्केलर्स के अंदर मैग्नीट्यूड थी लेकिन डायरेक्शन नहीं थी। वेक्टर्स के अंदर हमने देखा कि उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और उनमें डायरेक्शन भी है। ओके, फिर इसके बाद हमने दोनों की अलग अलग एग्जांपल्स देखे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो वेक्टर्स हैं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो स्केलर्स हैं। फिर हमने वेक्टर को का नोटेशन देखा क्या, और नोटेशन का मतलब ये था कि उनको हम कौन से सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने देखा कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का बहुत ही स्पेशल और बहुत ही आसान तरीका बनाया गया। वो ये है कि आप उसका सिंबल यूज़ कर लो और उसके ऊपर बार लगा दो। जैसे एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक्सेलरेशन का सिंबल ए है, लेकिन क्योंकि वो वेक्टर है इसलिए उसके ऊपर एक बार लगा देंगे। ओके, इसके बाद फिर हमने ये देखा कि वेक्टर क्वांटिटीज़ अगर हैं तो उनको हम सीधे सीधे ऐड नहीं कर सकते, वहाँ पर हमको कुछ तो भी टेक्निकल मेथड्स जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो एक पार्टिकल यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो बताओ वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे गया, कितने दूर तक गया।
तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे और फिर उसको कुछ तो भी ख़ास मेथड्स जो है वो अप्लाई करके उसकी वैल्यू, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो आप उसका मालूम कर पाओगे। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस को गिनना बहुत आसान है, उसमें डायरेक्शन की कोई अहमियत नहीं होती, कोई ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन वेक्टर्स को गिनने के लिए कुछ स्पेशल अलग टेक्निक्स होती है। ओके, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना जो है मतलब चीज़ें जो है वो काफ़ी हो गई है। हाँ, समराइज़ करने में एक पॉइंट जो मैं भूल गया हूँ बोलना, वो ये है कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जो है, यानी ज्योमेट्रिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, तो वो एक एरो के ज़रिए किया जाता है, और इस मतलब एक ऐसी लेंथ के एक ऐसी लाइन के ज़रिए उसको करेंगे जिसका एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और एक पॉइंट जो है उसका एंड पॉइंट रहेगा। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जनरली उसको टेल कहा जाता है, हम अगले चैप्टर में इसको और अच्छे से देखने वाले हैं। और जहाँ पर एरो लगाते हैं तो उसको आमतौर पर हेड कहते हैं। तो हर वेक्टर क्वांटिटी के अंदर, यानी वेक्टर का जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें एक टेल होता है और एक हेड होता है। तो टेल से हेड की तरफ ये उसकी डायरेक्शन है। फिर हमने ये भी देखा कि जो लेंथ होती है, मतलब इस लाइन की जो लेंथ होती है तो वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। ओके, और जो एरो होता है वो हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फिर आखिर में मैंने कुछ चीज़ें आपको समझाने के लिए बताया था कि दुनिया में वेक्टर्स इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। यानी अगर वेक्टर्स इक्वल हैं तो वो बिल्कुल देखने में एक जैसे रहेंगे, यानी उनकी मैग्नीट्यूड एक जैसी रहेगी और उनकी डायरेक्शन भी एक जैसी रहेगी। और अगर वो अनइक्वल हैं तो उनके अंदर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकती है और उनके अंदर डायरेक्शंस भी अलग अलग हो सकती है। वेक्टर्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं और इन लोगों को हम लिखेंगे कैसे, मतलब लिखने में ये इनका तरीका क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ओके, आज के इस लेक्चर में अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप मुझसे मतलब कमेंट के अंदर आप लिख सकते हो और मुझे उसको बता सकते हो, तो ताकि मैं अगले लेक्चर के अंदर फिर वो चीज़ को और क्लियरिफाई कर सकूं। ओके, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।